चलिए, हम लोग जो कल का न्यूज एनालिसिस किए थे उसमें इम्पोर्टेंट पार्ट क्या था? इम्पोर्टेंट पार्ट था आपका कि कार्बन सेक्वेस्ट्रेशन, कार्बन कल्चर, कैप्चर एंड स्टोरेज, कि कार्बन को कैसे कैप्चर करते स्टोरेज करते हैं, वही कार्बन सेक्वेस्ट्रेशन, और कार्बन डाइऑक्साइड रिमूवल, यही इम्पोर्टेंट था। और यहाँ से आपके एग्जाम में एक क्वेश्चन आने की उम्मीद बनती है, ठीक है ना? यहाँ से आपके परीक्षा में एक क्वेश्चन आने का उम्मीद बनता है, क्योंकि ये काफ़ी हाईलाइटेड टॉपिक है और हमें अपने क्वेश्चन को ऐसे ही बनाने हैं कि जब आप 26 मई को परीक्षा देने जाएं तो आपको ये जरूर समझ में आए कि हम जो 10-10 क्वेश्चन का टेस्ट दिए हैं वो हमको एडिशनल 10 क्वेश्चन बनाने में मदद कर रहा है, जिसके कारण मेरा सिलेक्शन हो जाएगा। आपको ये पता है कि एडिशनल 10 क्वेश्चन का ही गेम है एग्जाम, तो एडिशनल 10 क्वेश्चन बनाने में आपको मदद करेगा, क्योंकि पूरी दुनिया जो है नॉर्मल पढ़ाई से भी 50 क्वेश्चन तक पहुंचने की कैपेसिटी रखता है। जिस बच्चे ने 6 महीना ढंग से पढ़ा वो 50 के नजदीक क्वेश्चन रखने की कैपेसिटी रखता है। हमें खोजना एडिशनल 10 से 15 क्वेश्चन ही होता है, और वो आपको यहां से मिलना चाहिए। और वीकली टेस्ट से आपको एडिशनल 5 जरूर मिल जाना चाहिए, तो 10, 5, 15 मेरा काम हो जाता है। क्लियर है ना? तो अभी आपका साइंस एंड टेक्नोलॉजी का क्लास हुआ है। हमने देखा कि सर जो है बिल्कुल किताब ही पढ़ा रहे हैं, करीब करीब समझा भी रहे हैं। घर जाके आप किताब पढ़ते हो कि नहीं? सही से अपने दिल पर हाथ रख के बोलो, पढ़ते हो कि नहीं? पढ़ते हो? आप लोग हाथ खड़ा कीजिए अपनी ईमानदारी, क्योंकि आपका अपना असेसमेंट है। बड़े कम बच्चे हो आप लोग, सब दरोगा में भाग रहे हैं, आप लोग सिंसियर हो, आप लोग यूपीएससी सोच रहे हो। अब बताओ, घर जाके कल फंजाई पढ़ाया गया, घर जाके पढ़े थे फंजाई? कौन कौन पढ़े थे? जरा हाथ खड़ा कर दीजिए, एक आदमी अपने कन्विक्शन से। कोई नहीं पढ़ते हो, ये गलत है। नहीं, गलत है कि नहीं? ये भी है, ये 2 घंटे का काम था। ये भी है, 2 घंटे का काम हमने दिया जरूर होगा, 3 घंटे का काम दिया होगा, लेकिन आपको एक दिन में 7 घंटा तो पढ़ना है। 2 घंटा में आपका फंजाई नहीं पढ़ सकते थे? पढ़ सकते थे। आपका इकोनॉमी में सर ने बड़ी आसान क्या पढ़ाया था, मनी एंड इट्स टाइप्स, बहुत सिंपल सा था। आप जाके नितिन सिंघानिया का मनी एंड इट्स टाइप्स पढ़े थे? वो भी हार्डली 1 घंटे 1.5 घंटे का काम होगा। जो यहाँ पढ़ाया जा रहा है उसको कर लीजिएगा अगर, और उसको आप ऑब्जेक्टिव टाइप से समझिएगा कि हमको ऑब्जेक्टिव टेस्ट देना है मंडे के दिन में, तो आपका डेली का काम डेली खत्म होगा ना। क्लियर है ना? तो करना चाहिए, आपका डेली का काम डेली खत्म करना चाहिए। समझ रहे हो बात को ना? आप कल हमने जो पढ़ाया, कार्बन डाइऑक्साइड रिमूवल, कार्बन कैप्चर एंड स्टोरेज, ये 2 टॉपिक ज्यादा पढ़ाया। नेट न्यूट्रलिटी पढ़ाया, नेट न्यूट्रलिटी सॉरी, मतलब जीरो न्यूट्रलिटी जो इन्वायरमेंट के कॉन्टेक्स्ट में है। नेशनल डिटरमिन्ड कंट्रीब्यूशन, पेरिस एग्रीमेंट की बात किया। और वो वाला चैप्टर जो शायद चैप्टर 18 है, उस चैप्टर को थोड़ा सा पेरिस एग्रीमेंट से जोड़ते हुए, और न्यूज़पेपर से कार्बन कैप्चर ज़्यादा आएगा, कार्बन सिक्वेस्ट्रेशन ज़्यादा आएगा। तो हम लोग वो कुछ चीज़ें जो हम लोग कल डिस्कस किए थे वो किताब में नहीं है, वो बुक में नहीं है, लेकिन क्वेश्चन तो आ सकता है। वो आपके बुक में नहीं है लेकिन क्वेश्चन आ सकता है। तो हम लोग देखते हैं, पहले मिला लेते हैं कि आपका कितना सही है, और इसके बाद हम लोग एक्सप्लेनेशन पे आते हैं। क्वेश्चन नंबर 1, आंसर ए फॉर अल्फा,
क्वेश्चन नंबर 2, आंसर सी फॉर चार्ली। ऑल 10 कॉन्फिडेंट आप लोग नहीं होंगे कोई भी, हम उम्मीद करते हैं। क्या है कोई 10 कॉन्फिडेंट नहीं होंगे? 8 तक होंगे, 8 तक हैं। कौन कौन लोग 8 तक? मुझ अच्छे संख्या में आप लोग हैं 8 तक। आप नहीं हो अनुराग? 7 पे हो, ठीक। क्वेश्चन नंबर 3, आंसर इज बी बीटा। क्वेश्चन नंबर 4, आंसर इज बी बीटा। क्वेश्चन नंबर 5, आंसर इज डी, या ए भी कर सकते, पता नहीं। नहीं ये ठीक है, ठीक है डी। 3 स्टेटमेंट है, 3 डी डेल्टा। क्वेश्चन नंबर 6, ए अल्फा। क्वेश्चन नंबर 7, सी चार्ली। सी भी होगा और बी भी होगा, नहीं क्या? हाँ ठीक है, हम आपको कुछ अमेंडमेंट करवाए थे ना, तो क्या करवाए थे? 1 और 2 करवाए थे, तो ओनली 2 करवाए थे, ठीक है। तो बी होगा, ठीक है बी। क्वेश्चन नंबर 7 का बी सही है ना? 7 का बी होगा ना आंसर। 8 का क्या होगा? 8 का सी होगा, ओनली सी, ठीक है। ओनली टू होगा सी। इसको हम करवा दिए थे, ओनली 2 करवा दिए थे। क्वेश्चन नंबर 9, बी बीटा एग्रीकल्चर। क्वेश्चन नंबर 10, सी कार्बन डाइऑक्साइड, ठीक है। क्लियर है? अब हम लोग थोड़ा सा एक्सप्लेनेशन साइड से समझते हैं। अब आप मुझे ये बता दीजिए आप अपने रिजल्ट को। 8 कॉन्फिडेंट 2 आदमी हाथ उठाए थे, नहीं 2 ही ना उठाए थे, 8 1 और कौन उधर? तुम उठाए थे विक। ये 8 में कितने सही हैं आपके? 8। 8 1 नंबर क्वेश्चन 8 एक्सप्लेनेशन कर देंगे। 8 में 7 चाहिए आपका, 8 में 8 चाहिए, ठीक है देख लेंगे फिर मिला लीजिएगा। और 7 में आपका 7 चाहिए, ठीक है। और तुम्हारा रमन 8 में 8, ठीक। चलिए हम लोग एक्सप्लेनेशन क्या है कर देते हैं, सब कर लेते हैं, आपको खुद समझ में आ जाएगा कि आप अपना एक बार और चेक कर लीजिएगा। Many countries are aiming to achieve net zero emissions scenario। बहुत सारे देश नेट जीरो इमिशंस को लाने की बात करते हैं बाय द मिडिल ऑफ द सेंचुरी। 2050 तक बहुत सारे देश इसके बारे में बात कर रहे हैं, स्टेटमेंट है। कंसिडर द फॉलोइंग स्टेटमेंट रिगार्डिंग नेट जीरो इमिशन। नेट जीरो इमिशन मीन्स ए कंट्री विल ब्रिंग इट्स ग्रीन हाउस गैस इमिशन टू नियर जीरो। सही स्टेटमेंट है। नियर जीरो वर्ड क्या है? नियर जीरो। एग्जैक्ट जीरो तो कोई नहीं कर सकता, नियर जीरो थोड़ा तो होना ही चाहिए ना, तभी ना प्लांट लेगा, तभी तो बारिश होगी। एग्जैक्ट जीरो होगा तो गलत स्टेटमेंट होता, नियर जीरो है तो सही स्टेटमेंट है। वर्ड क्या है? नॉट करेक्ट। क्या वर्ड है? नॉट करेक्ट। नॉट करेक्ट पर चेक लगाना था, ठीक है ना। The net zero target is not included in the 2015 पेरिस एग्रीमेंट। 2015 के पेरिस एग्रीमेंट में नेट जीरो की बात कही गई थी। आपका किताब में 18वां चैप्टर में पेरिस एग्रीमेंट आप पढ़ेंगे, वहां पर इस बात का जिक्र है। तो मतलब ये नॉट करेक्ट है, ठीक है, लाल रंग से लिखा। नेट जीरो इमिशन कैन बी अचीव्ड बाय क्रिएटिंग मोर कार्बन सिंक्स such as forest, relying on future technology such as carbon capture, storage और COD removal। सही बात है। 1 and 3 आर करेक्ट, 2 इज नॉट करेक्ट। नॉट करेक्ट ये है ओनली 2, सॉरी ओनली 1 इज, हाँ मैथ सिस्टम इज नॉट करेक्ट। नहीं ये स्टेटमेंट का नहीं है कि कितने स्टेटमेंट इसमें नॉट करेक्ट है, तो खाली एक स्टेटमेंट नॉट करेक्ट है, ठीक है ना। क्या है?
खाली एक स्टेटमेंट जो स्टेटमेंट नंबर 2 है वो नॉट करेक्ट है, यही ना है कि ओनली वन, ठीक तो दिया है, ओनली वन इज द आंसर, अल्फा इज द आंसर, सही तो है। स्टेटमेंट सही हो गया, मतलब कि आपको समझ में आ रहा है ना क्या है कि हम क्या पूछना चाह रहे हैं कि इनमें से सिर्फ एक स्टेटमेंट गलत है, सिर्फ एक स्टेटमेंट गलत है, ओनली वन इज द आंसर, जो स्टेटमेंट नंबर 2 है। ठीक, कंसीडर द फॉलोइंग स्टेटमेंट विद रेफरेंस टू कार्बन कैप्चर एंड स्टोरेज। सीसीएस से आप क्या समझते हैं? अगर आपने इसका लिखा होगा, हमें लगता है सबका एक क्वेश्चन का आंसर सही हुआ होगा, कोई भी हमारा स्टूडेंट इसमें गलत नहीं करेगा। चलिए, कार्बन कैप्चर इज ए प्रोसेस डिजाइन टू रिड्यूस कार्बन डाइऑक्साइड इमिशन फ्रॉम द बर्निंग ऑफ फॉसिल फ्यूल्स, इंडस्ट्रियल प्रोसेस, पर्टिकुलरली पावर प्लांट्स। ठीक है, और आपका द गोल ऑफ कार्बन कैप्चर एंड स्टोरेज इज टू प्रिवेंट अमाउंट ऑफ कार्बन डाइऑक्साइड फ्रॉम एंटरिंग द एटमॉस्फेयर कंट्रीब्यूटिंग टू ग्लोबल कार्बन एंड क्लाइमेट चेंज। दोनों स्टेटमेंट यही है, इसीलिए ये बोथ 1 and 2। Which of the ecosystem will capture the most carbon for a given unit of area? पर स्क्वायर एरिया में सबसे ज्यादा कार्बन का सिक्वेस्ट्रेशन कौन करेगा, कार्बन को कैप्चर कौन करेगा? ये क्वेश्चन आपका यूपीएससी का पीटी का पूछा हुआ क्वेश्चन है, ठीक है ना, ये प्रीवियस ईयर क्वेश्चन है, करेक्ट। इसमें शॉर्ट मार्च इज द करेक्ट आंसर। कौन सा? शॉर्ट मार्च, ठीक। हाँ, ये समझ, मार्शी लैंड जैसे कि आपका एरिया है गुजरात में, रन ऑफ कच्छ, वहां क्या करते हैं फार्मर्स लोग, सी टाइड के पानी को जमा कर लेते हैं और उसे नमक बनाने की कोशिश करते हैं। क्लियर है ना? पानी जमा हो जाता है, छिछला पानी रेत में, नहीं दांडी मार्च देखे हो ना हिस्ट्री में, तो छिछला पानी जमा हो जाता है, उस पानी में बड़े फाइटोप्लैंक्टन्स वगैरह लंद फंद भी आ जाते हैं, समझ गए। और उसका एरिया वहां पर जो जू प्लैंक्टन्स, फाइटोप्लैंक्टन्स, ये सब जो काफी आ जाते हैं, तो कार्बन को कैप्चर करने की कैपेसिटी उस पानी में बहुत ज्यादा हो जाता है, समझ गए, क्योंकि वो इस तरह का एरिया है। क्लियर है ना? तो इस कारण से वहां पर बहुत ज्यादा कार्बन सिक्वेस्ट्रेशन होने का चांस रहता है। क्लियर है ना? यही लिख रहा है कि सॉल्ट मार्श इज वन ऑफ द की कोस्टल ब्लू कार्बन हैबिटेट। वहां पर ग्रीनरी भी है और पानी भी है, ठीक है ना। इसमें एल्गी भी आ जाता है, काफी एल्गी में काफी एब्जॉर्ब करने की कैपेसिटी होता है। रिकॉग्नाइज्ड फॉर इट्स एबिलिटी टू स्टोर कार्बन विद इन बायोमास एंड सेडिमेंट। वो काफी सारा वहां कार्बन को सिक्वेस्ट्रेट करता है, ग्राउंड के ऊपर भी नीचे भी छिछला है। और सॉल्ट मार्शेस सिक्वेस्टर कार्बन एट अ रेट 2 to 4 times दैट रिकॉर्डेड फॉर मैच्योर ट्रॉपिकल फॉरेस्ट। सॉल्ट मार्श पर स्क्वायर मीटर एरिया में जितना कार्बन सिक्वेस्ट्रेशन करता है वो ट्रॉपिकल फॉरेस्ट से भी ज्यादा होता है, ग्रासलैंड तो छोड़ ही दो। समझ गए? ये क्वेश्चन कहां से पूछा यूपीएससी ने? ये क्वेश्चन आज के दिन में भी आपके किताब में नहीं है, बात समझे। ये क्वेश्चन अभी भी आपके बुक में नहीं आया है, हालांकि पूछ दिया यूपीएससी ने। कहीं हो सकता किसी किताब ने, चूंकि यूपीएससी ने पूछा तो डाल भी दिया होगा, लेकिन एटलीस्ट जिस साल पूछा गया उस साल न्यूज़पेपर का ही था। क्या था? उस साल न्यूज़पेपर का ही था। जैसे वहां का रन ऑफ कच्छ से क्वेश्चन पहले भी आ चुके हैं इसी तरीके के, ज्योग्राफी से जोड़ा हुआ, कि खेराई कैमल, कौन कैमल? खेराई कैमल जो मैंग्रोव खाता है वो कहां पर है? लोगों को बड़ा डिफिकल्ट क्वेश्चन लगा, लेकिन द हिंदू में एक आर्टिकल आया था कि एक कैमल है, एक ऊंट है जिसका नाम है खराई। खराई मतलब कि खारा पानी पीने वाला, समझ गए? कौन खराई? खराई माने खारा पानी पीने वाला।
वो क्या करता है, मैंग्रोव जमीन के किनारे भी होता है, थोड़ा समुद्र के अंदर भी रहता है। नहीं, छोटे छोटे प्लांट आते हैं, वो चला जाता है समुद्र के अंदर भी, थोड़ा थोड़ा चला जाता है, वहां से मैंग्रोव का पत्ता खाता है। अब मैंग्रोव का पत्ता कैसा होता है, खारा टेस्ट होता है। मैंग्रोव के पत्ता का टेस्ट क्या होता है, खारा होता है। तो खराई के अमल कहाँ पाया जाता है, क्वेश्चन आया था। जिस बच्चे ने वो 1 नंबर एक्स्ट्रा लाया होगा, वो 10,000 बच्चों के ऊपर बैठा होगा ना। मेरी बात समझ रहे हो ना? वो 1 नंबर कितना महत्वपूर्ण हो गया, 1 साल बर्बाद होने से बचा लिया वो। समझ गए? ऐसे क्वेश्चंस न्यूज से ही निकलते हैं। जैसे कल का न्यूज में क्या था, CO2 रिमूवल एंड कार्बन कैप्चर स्टोरेज। समझ गए? ये क्वेश्चन कहां से निकला, न्यूज से निकलता है। तो न्यूज और किताब को जोड़ के पढ़ना है बच्चा, है ना। किसको पढ़ना है, न्यूज और किताब को जोड़ के पढ़ना है। न्यूज के साथ जुड़िए, किताब तो आपका बहुत बेसिक चीज है, इसको छोड़िएगा। मैं आपको एक बात बार बार बोलता हूं, यूट्यूब के मास्टर साहब ज्यादा अच्छे होते हैं। मैं ही यूट्यूब पे अगर पढ़ाऊं तो मैं ज्यादा अच्छा पढ़ाऊंगा क्लास से। क्लियर है? इसका मतलब ये नहीं है कि मैं आपको यहाँ पढ़ाने आ जाऊँ, यूट्यूब पे इतना अच्छा पढ़ाता हूँ तो यहाँ मैं पढ़ाऊंगा, लेकिन इसमें फायदा क्या है, यहाँ प्लस पॉइंट क्या है, यूट्यूब इज निगेटिव यूनिवर्सिटी, निगेटिव मार्क्स में ले जाता है। मेरे ही क्लास आपको निगेटिव में ले जाएगा, यहाँ मेरा क्लास पॉजिटिव में क्यों लाएगा, क्योंकि हम क्वेश्चन करवाते हैं आपसे। क्या करवाते हैं, क्वेश्चन करवाते हैं। अब क्वेश्चन करवा के हम आपके साथ इंटरैक्ट करके आपके जो मन में उठते हुए जो शक है, जो डाउट्स हैं, जो डिलेमा है, जो कॉन्ट्राडिक्शंस है, जो कंफ्यूजन है, उसको हम दूर करते हैं और हम आपको बताते हैं कि कहाँ से क्वेश्चन कैसे आ गया। समझ गए? ये यूट्यूब में तो हम नहीं बता पाएंगे, सवाल ही नहीं होता है। किंग का कैप्चर एक ही वर्ड है बेटा, हाँ। देखिए, एक सिंक वर्ड भी वही है, कैप्चर वर्ड भी वही है, सिक्वेस्ट्रेशन वर्ड भी वही है। ये लोग इंटरचेंजेबली यूज होता है ना। CO2 रिमूवल के लिए मैंने आपको कल बताया था कि CO2 रिमूवल नॉट ओनली सिक्वेस्ट्रेशन है, बल्कि एक मशीन भी है, एक रॉक भी है जिसके अंदर में वो चला जाता है ना। तो CO2 रिमूवल का टेक्निक है, लेकिन अल्टीमेटली वो भी तो कार्बन को कैप्चर कर ही रहा होगा ना। इंटरचेंजेबली वर्ड यूज होता है। क्लियर है ना? तो वो किस क्वेश्चन में ऐसा आ सकता है कि बोलेगा कार्बन कैप्चर स्टोरेज एंड CO2 रिमूवल में मुख्य अंतर क्या है। तो CO2 रिमूवल में मैकेनिकल मेथड भी इस्तेमाल किया जा सकता है, यही अंतर मुख्य होगा। नहीं, CO2 रिमूवल में मैकेनिकल इंजीनियरिंग मेथड भी इस्तेमाल हो सकता है, जो चाइना या इंडिया या दिल्ली में केजरीवाल ने कनॉट प्लेस के बगल में करने की कोशिश किया है, या हमारे घर में भी ये CO2 रिमूवल मशीन हम बोल रहे हैं कि लगाने का हम लगा सकते हैं। दिस इज नॉट द कार्बन कैप्चर स्टोरेज एग्जैक्टली, लेकिन CO2 रिमूवल मैकेनिकल भी हो सकता है। लेकिन कार्बन कैप्चर स्टोरेज जो है वो एक बड़ा लूजली वेग वर्ड है, जिसमें सिक्वेस्ट्रेशन वर्ड वगैरह इस्तेमाल होता है। तो यहाँ क्या बोल रहा है, देखिए फिर से, विच ऑफ दिस इकोसिस्टम विल कैप्चर द मोस्ट कार्बन फॉर ए गिवन यूनिट ऑफ एरिया। क्या कर रहा है, कार्बन कैप्चर कर रहा है, मतलब कि क्या कर रहा है, मेनली फोटोसिंथेसिस कर रहा है ज्यादातर, या आपका सॉल्टी एरिया है और भी सॉल्ट का आपका कार्बन का कैप्चर कर रहा है, यही ना। तो यहां पर सॉल्ट मार्च। कंसीडर द फॉलोइंग प्रैक्टिसेस। हमने इसमें आपको थोड़ा क्वेश्चन में मोस्ट वर्ड लगवा दिया था। क्या लगवा दिया था, मोस्ट, सबसे ज्यादा। जब सबसे ज्यादा होगा तो आंसर क्या होगा, जीरो टिलेज। नहीं, जीरो टिलेज होगा तो सबसे ज्यादा है। ऐसा कंटूर बंडिंग से भी हो सकता है, थोड़ा बहुत कंटूर बंडिंग से भी हो सकता है, रिले हार्वेस्ट से भी
होता ही है, ऐसा तो नहीं कि नहीं होता, कम होता, रिले हार्वेस्ट है, एक के बाद दूसरा हार्वेस्ट लगा रहे हैं, खेत खाली नहीं छोड़ रहे हैं, है ना। जीरो टिलेज, टिलेज करते ही नहीं है, प्लांट कंटिन्यूअस है कि नहीं। तो ये आपका मोस्ट वर्ड के कारण ओनली 3 होगा। यहां पर कार्बन सिक्वेस्ट्रेशन को एक्सप्लेन किया गया है, जो आपको मिल जाएगा। इसमें है कि कार्बन सिक्वेस्ट्रेशन इन्वॉल्व्स द लॉन्ग टर्म स्टोरेज ऑफ कार्बन इन प्लांट, सॉइल, जियोलॉजिकल फॉर्मेशन एंड ओशंस, है ना। कार्बन सिक्वेस्ट्रेशन लॉन्ग टर्म स्टोरेज है, मेनली प्लांट है, लेकिन अदर भी इन्वॉल्व हो सकते हैं। जैसे हम कल क्या बात बता रहे थे कि हाइड्रेल है, क्या है हाइड्रेल, HYDRAIL, हाइड्रेल। हाइड्रेल जो है वो क्या है, हाइड्रेल में आपको हाइड्रोजन को हम लोग जलाते हैं, कालका से शिमला तक वो ट्रेन चल रही है, कहां से कहां तक, कालका से शिमला तक। उस ट्रेन में हाइड्रोजन को हम जलाते हैं और हम, लेकिन इस प्रोसेस में कार्बन मोनोऑक्साइड पैदा होता है, समझ गए, क्योंकि इसमें मीथेन का इस्तेमाल हो जाता है, मीथेन के कारण, और आपको कार्बन मोनोऑक्साइड निकल जाता है, नाइट्रस ऑक्साइड, मीथेन वगैरह इन्वॉल्व हो जाते हैं और बनता है आपका कार्बन मोनोऑक्साइड। उस कार्बन मोनोऑक्साइड को हम मान लिया हमको सिक्वेस्टर करना है। कार्बन मोनोऑक्साइड इज नॉट डायरेक्टली ए ग्रीन हाउस गैस, नॉट डायरेक्टली, वर्ड इस्तेमाल कीजिए, ग्रीन हाउस गैस है लेकिन डायरेक्ट नहीं है, समझ गए। कार्बन मोनोऑक्साइड, और सबसे ज्यादा ग्रीन हाउस गैस कौन है, कार्बन डाइऑक्साइड। तो कार्बन मोनोऑक्साइड वर्चुअली कन्वर्ट करता है कार्बन डाइऑक्साइड में, तब जाकर ग्रीन हाउस गैस बनता है। कार्बन मोनोऑक्साइड इज एक्सट्रीमली पॉइजनस। क्यों भाई, क्या करता कार्बन मोनोऑक्साइड, ये आपके नाक से कहां जाएगा, लंग में, लंग से कहां जाएगा, ब्लड में, ब्लड में जो ऑक्सी हेमोग्लोबिन है वो आपका डी कार्बोक्सी हेमोग्लोबिन बना देगा, ऑक्सीजन नहीं, और ब्लड एकदम रेडिश कलर का हो जाएगा, और वो जो है सो ऑक्सीजन मिला नहीं सेल्स को, मर जाएगा और डेथ हो जाता है। नहीं, आदमी सबकॉन्शियस होता है, डेथ हो जाता है। तो जैसे कि गांव में कोई अंगीठी चलाता है, छप्पड़ वाला घर हो, तो कार्बन मोनोऑक्साइड पॉइजनिंग नहीं हो सकता है। गरीब आदमी है, अंगीठी जला के सोता है कि रात को हमारे और हमारे मवेशी को गर्मी मिलेगी। घर कौन सा है, छप्पड़ का है, फूस का है, ऑक्सीजन आ रहा है, कार्बन मोनोऑक्साइड पैदा नहीं होता है। उस आदमी के पास इंदिरा आवास आ गया और उसने बना लिया छत वाला मकान, और उसमें आदत तो वही है कि हमारा बकरी भी रहेगा, पटरू भी रहेगा, जानवर भी रहेगा, हम भी रहेंगे, और उसने दरवाजा बंद करके कि गर्म ठंडा हवा ना आए, और अंगीठी जला के सो गया। सुबह में वो आदमी राम नाम सत्य है, नहीं, पूरा लाल रंग का उसका बॉडी हो गया, मर गया वो। कारण क्या है, कार्बन मोनोऑक्साइड पॉइजनिंग हो गया। नहीं, क्लियर है ना। तो ये जो है कार्बन सिक्वेस्ट्रेशन इन्वॉल्व्स ए लॉन्ग टर्म स्टोरेज ऑफ कार्बन इन प्लांट्स। कार्बन सिक्वेस्ट्रेशन रेफर्स टू स्टोरेज ऑफ कार्बन नेचुरली अकरिंग ड्यू टू एंथ्रोपोजेनिक एक्टिविटीज। आदमी जो कार्बन पैदा करता है उसको वो जमा कर देता है। टाइप क्या है, टेरेस्ट्रियल कार्बन सिक्वेस्ट्रेशन, जमीन पर जो होता है वो क्या है, इसमें CO2 फ्रॉम द एटमॉस्फेयर, CO2 फ्रॉम द एटमॉस्फेयर, और आपका absorbed by plants for the process of photosynthesis। जियोलॉजिकल कार्बन डाइऑक्साइड सिक्वेस्ट्रेशन में क्या होता है, ये आपका पुराना कुआं का तेल का कुआं है, पुराना खाली कुआं, उसमें कार्बन चला गया, वो जमीन के साथ जुड़ के अपना जमीन में चला गया, है ना। जियोलॉजिकल है, गैस वेल्स, गैस का कुआं है। अनमाइंड कोल डिपॉजिट्स है, कोयला का डिपॉजिट जहां पर अनमाइंड क्या,
अच्छा, अनमाइंड कोल डिपॉजिट्स, जब आपका कोयला का डिपॉजिट जहां पर रहता है कोयला का, उसमें चला गया। सॉल्ट फॉर्मेशन जहां होता है वहां पर। मिक्स्ड फॉर्मेशन ऑफ हाई ऑर्गेनिक कंटेंट, कहीं कहीं अंदर में काफी सारे ऑर्गेनिक कंटेंट है, जैसे सॉल्ट मार्क्स में देखते हैं ऑर्गेनिक कंटेंट भी जमा हो जाता है, वहां भी कार्बन सिक्वेस्ट्रेशन हो सकता है। ओशन कार्बन सिक्वेस्ट्रेशन, ओशन में भी होता है कार्बन सिक्वेस्ट्रेशन। लार्ज अमाउंट ऑफ कार्बन डाइऑक्साइड एब्जॉर्ब होता है। क्या होता है? लार्ज अमाउंट ऑफ कार्बन डाइऑक्साइड एब्जॉर्ब होता है, रिलीज और स्टोर होता है। ओशन एंड कार्बन सिक्वेस्ट्रेशन दो टाइप के हैं। इंक्रीजिंग द प्रोडक्टिविटी ऑफ ओशन बायोलॉजिकल सिस्टम थ्रू आयरन फर्टिलाइजेशन, एंड सेकेंड इंजेक्टिंग CO2 इन डीप सी। कि आपको इस तरीके का जब ओशन का में सिक्वेस्ट्रेशन होता है तो आप डीप सी के अंदर में कार्बन डाइऑक्साइड चला जाता है, प्रेशर के कारण नीचे रहता है और धीरे धीरे पानी में घुल जाता है। क्लियर है? आयरन डंपिंग के कारण भी आपका जो फाइटोप्लैंक्टन से प्रोडक्शन रेट ऑफ फाइटोप्लैंक्टन या फाइटोप्लैंक्टन चूंकि बढ़ जाता है तो वो भी CO2 का सिक्वेस्ट्रेशन कर लेता था। आयरन डंपिंग से भी CO2 का सिक्वेस्ट्रेशन ज्यादा हो सकता है। ये आपका कंसेप्ट आपको देगा एग्जाम में, दे सकता है कि आयरन डंपिंग करेंगे तो फाइटोप्लैंक्टन बढ़ेगा, उससे CO2 का सिक्वेस्ट्रेशन हो जाएगा। वन प्रपोज्ड मेथड ओशन सिक्वेस्ट्रेशन है, CO2 को अंदर दबा दीजिए, पानी का प्रेशर में रहेगा, वो अपना चलेगा, हो जाएगा। ओल्ड वाल रिजर्व एक्वीफर्स सिस्टम्स तो आप देख ही लिए वहां आप रह सकता है। तो कार्बन सिक्वेस्ट्रेशन बहुत सारे तरीके हैं। कल भी हमने एक पढ़ा था कि रॉक को तोड़ दीजिए, पोरस रॉक्स में कार्बन चला जाएगा। क्लियर है? इन द कॉन्टेक्स्ट ऑफ रिड्यूसिंग ग्लोबल वार्मिंग caused by anthropogenic emissions of carbon dioxide, which of the following can be possible site for carbon sequestration? कौन सा हो सकता है? Abundant and uneconomic coal seams, ऊपर एक्सप्लेनेशन दिया हुआ है। डिप्लीशन ऑफ ऑयल एंड गैस स्टोरेज, और 3 है आपका अंडरग्राउंड डीप सैलिन फॉर्मेशन। तीनों सही होगा। क्लियर है ना? कार्बन कैप्चर स्टोरेज हमने बता दिया था, समझ लीजिए इसी के हिसाब से। कंसीडर द फॉलोइंग स्टेटमेंट। ग्लोबल स्टॉक टेक, ग्लोबल स्टॉक टेक क्या होता है? 5 साल में एक बार किया जाता है। कितना साल में क्या आता है? 5 साल में एक बार किया जाता है। क्या स्टेटमेंट दे रहा है? ग्लोबल स्टॉक टेक इज ए पीरियोडिक रिव्यू मैकेनिज्म एस्टेब्लिश्ड अंडर द पेरिस एग्रीमेंट। सही है? ग्लोबल स्टॉक टेक रिव्यू इज कंडक्टेड एवरी 2 ईयर्स। 5 साल, खाली 1 चाहिए होगा। 7th, according to World Bank data, India ranks first among the top 20 countries in road accidents. रोड एक्सीडेंट में भारत जो है टॉप में है, बढ़ते जा रहा है। भारत में, वर्ल्ड में रोड एक्सीडेंट घट रहा है, इंडिया में रोड एक्सीडेंट बढ़ रहा है। कल का न्यूज में आया था। वर्ल्ड बैंक बोलता है रोड एक्सीडेंट कॉस्ट इंडियन इकोनॉमी 3 to 5% ऑफ GDP एवरी ईयर। रोड एक्सीडेंट के कारण GDP का नुकसान हो रहा है। ये स्टेटमेंट ही ओनली नहीं, बी होगा, बी हाँ, ओनली बी होगा। 1 and 2 बोथ करेक्ट है। ठीक, 1 and 2 बोथ करेक्ट है। और 8 होगा, कंसीडर द फॉलोइंग स्टेटमेंट विथ रेफरेंस टू कार्बन क्रेडिट। कार्बन क्रेडिट क्या है? कार्बन प्राइसिंग, कार्बन क्रेडिट इज डिटरमिन्ड बेस्ड ऑन द मैक्सिमम अमाउंट ऑफ कार्बन दैट ए कंट्री कैन एमिट एज पर द इंडस्ट्रीज अवेलेबल इन दैट कंट्री। ये आपका नहीं होगा कि कार्बन प्राइसिंग क्रेडिट इज डिटरमिन्ड बेस्ड ऑन द मैक्सिमम अमाउंट ऑफ कार्बन दैट ए कंट्री कैन इमिट। नो, जितना कार्बन आप बचा लोगे उतना आपका कार्बन क्रेडिट होगा। जितना बचाओगे उतना ना क्रेडिट होगा, इमिट से नहीं होगा। कार्बन क्रेडिट आर प्रोवाइडेड टू कंट्री इफ इट रिड्यूसेज, हाँ ठीक है, रिड्यूस करता है, घटा लेता है, इट्स मैक्सिमम अमाउंट ऑफ कार्बन इमिशन। कार्बन क्रेडिट क्या है कि कोई देश जैसे भूटान है, बहुत ज्यादा कार्बन क्रेडिट रखे हुए हैं, क्योंकि क्या है, वो अपना इमिशन को कम कर लेता है, बहुत घटा लेता है, उसके पास उसको पैसा मिलने का गुंजाइश है, क्योंकि वो
कार्बन न्यूट्रलिटी के नजदीक नजदीक तक पहुंचा हुआ है कि नहीं? तो कार्बन क्रेडिट क्या है कि कार्बन क्रेडिट आर प्रोवाइडेड टू अ कंट्री इफ इट रिड्यूसेस इट्स मैक्सिमम अमाउंट ऑफ कार्बन एमिशन. Carbon credit is determined based on the maximum amount of carbon that a country can emit as per the industrial level in that country. Carbon credits are provided to a country if it reduces its maximum amount of carbon emissions. काफी कार्बन जब बचाता है तब. और आपका which human activity significant source of methane emission? Agriculture, paddy, rice paddy. और आपका विच ग्रीन हाउस गैस इज रिलीज ड्यूरिंग कंबशन ऑफ फॉसिल फ्यूल सच एज कोल, ऑयल एंड नेचुरल गैस. विच ग्रीन हाउस गैस इज रिलीज, कौन सा जिसमें कंबशन प्रोसेस है, जलने का प्रोसेस, जलेगा तो क्या बनेगा? कार्बन डाइऑक्साइड. तो आपका ये 10 क्वेश्चन से आपका एक क्लैरिटी थोड़ा हो रहा होगा कि आप कार्बन को लेके COP28 में जो बातें चल रही है, जिसमें आपका मेन क्या पॉइंट है? कार्बन डाइऑक्साइड रिमूवल, कार्बन सिक्वेस्ट्रेशन, कार्बन कैप्चर एंड स्टोरेज, इससे हम लोग नेट जीरो, ये सब का कंसेप्चुअल क्लैरिटी आपका हो गया होगा. क्लियर है ना? तो आप इसको फिर से अपने चैप्टर से लिंक करके इसको पढ़िए. पेरिस एग्रीमेंट जरूरी है. जब पेरिस पढ़ेंगे तो क्योटो प्रोटोकॉल भी पढ़ लीजिएगा, वियना कन्वेंशन पढ़ लीजिएगा, ओजोन भी पढ़ लीजिएगा. ओजोन का आपका डिप्लीशन, ओजोन का कैसे कम हो रहा है, ओजोन के रिलेट करते हुए मॉन्ट्रियल प्रोटोकॉल भी पढ़ लेंगे. हमारा इस तरीके से करके जोड़ जोड़ के न्यूज के साथ जोड़ा हुआ चैप्टर अगर ढंग से पढ़ा होगा तो आपको किताब समझ में भी आएगा और आपका जो है यहाँ से क्वेश्चन भी सही होगा. क्लियर है ना? तो क्वेश्चन का एक्सप्लेनेशन में और कोई डाउट है आपको? कुछ कंसेप्ट क्लैरिटी चाहिए? कुछ है क्या कंसेप्चुअल क्लैरिटी? कुछ चाहिए? कुछ क्वेश्चंस हैं? ऐसा नहीं कि आप जाके फिर किताब पढ़िए फिर बोले कि नहीं साहब अभी ये क्वेश्चन में हमको समझ में नहीं आया था. ऐसा नहीं, मतलब आपको कंसेप्चुअल क्लैरिटी होना बहुत जरूरी है, क्योंकि एग्जाम हॉल में छोटे छोटे वर्ड से यूपीएससी खेल जाता है. इट रिड्यूसेज वर्ड कर देगा, है कि नहीं? तो उसमें आपको समझदारी से देना पड़ेगा. ठीक है ना? हम इस क्वेश्चन को फिर से रीप्रिंट करवा देते हैं ताकि जो गलतियां हैं और इसको हम फिर से आपके साथ भेज देते हैं आपके टेलीग्राम डिस्कशन ग्रुप में, टेलीग्राम चैनल पे. क्लियर है? और इसका मैं एक्सप्लेनेशन भी सही करवा देता हूँ, क्योंकि बहुत जगह 3 लिखा हुआ है तो वो भी गलत है, तो इसको मैं ठीक करवा देता हूँ, तो आपका हो जाएगा ये. तो चलिए हम लोग यहाँ तक पढ़े. अब हम आगे थोड़ा सा 5 मिनट का ब्रेक लेते हैं और फिर हम न्यूज का एक एनालिसिस अभी थोड़ी देर में कर लेंगे. ठीक है ना? तो ये 10 क्वेश्चन का ये फ्लो जो चल रहा है, इससे आप लोग का कंसेप्चुअल क्लैरिटी बढ़ रहा है कि नहीं बढ़ रहा है? बढ़ रहा है. ये जरूरी है कि नहीं है? क्योंकि एक बच्चा का फीडबैक है, एक ही बच्चे का, हम नाम नहीं बताएंगे, उसका फीडबैक है कि सर इतना टेस्ट होता है कि हम पढ़े कब. क्या टेस्ट इज ए पार्ट ऑफ पढ़ाई? क्या नहीं तो आप पढ़ते जाइए, निगेटिव मार्क्स लेते जाइए, कोई फायदा है? देख रहे हैं ना कि जब इतना क्लोज में पढ़ रहे हैं तब हमारे कहीं कहीं गड़बड़ी हो रहा है. क्लियर है ना? तो जब क्लोज स्टडी में आप गड़बड़ी कर रहे हैं तो जब लंबा गैप हो के एग्जाम देने जाइएगा तब क्या होगा? और क्या आप साल गंवाना चाहते हैं कि आप आज थोड़ा 1 घंटा ज्यादा मेहनत करना चाहते हैं? 1-1.5 घंटा आपके ज्यादा मेहनत करने से आपका साल बच जाता है. तो हमें यहाँ से जाइए, किताब को आराम से पढ़िए. आज आपका सर ने पढ़ाया प्लांट्स. अब मैं आपसे अभी एक क्वेश्चन पूछता हूँ कि नीचे में वाटर है, ऊपर में पत्ता है, जाना है वाटर को ऊपर, कौन से रास्ते से जाएगा? फ्लोएम, जाइलम, पैरेन्काइमा, स्क्लेरेन्काइमा? जाइलम. जाइलम ले जाएगा. ऊपर में न्यूट्रिएंट बना और न्यूट्रिएंट को कंडक्शन करना है उसमें,
जरूरी नहीं। जाइलम भी है। ले जाने के टाइम में तो जाइलम जरूर है, कंडक्शन के टाइम में उसी कंडक्शन में जहां जहां पर गैप रहता है वो जाइलम से भी प्लांट न्यूट्रिएंट्स को भेज देता है। समझ गए? क्योंकि न्यूट्रिएंट जमीन से ही तो जा रहा है, पानी से ही तो न्यूट्रिएंट जा रहा है। क्लियर है? समझ में आई बात? और न्यूट्रिएंट पहुंचा दिया पत्ता तक। कहां तक पहुंचा दिया? पत्ता तक। सक्शन डेवलप हुआ, ऑस्मोटिक प्रेशर कहते हैं। क्या कहते हैं उसको? ऑस्मोटिक प्रेशर। जो फिजिक्स वाले समझ जाएंगे। प्रेशर डेवलप होगा। कैसे प्रेशर डेवलप होता है भाई? हैं? क्यों प्रेशर डेवलप हुआ? कैसे प्रेशर डेवलप हुआ? प्लांट का पत्ता 200 फीट ऊंचा पर बैठा हुआ है, वो कैसे खींच लेता है पानी को? कौन सा चीज है प्लांट में जिसके कारण वो खींचता है पानी को जमीन के नीचे से? कहा? क्या प्रोसेस? कौन सा? क्या है? क्यों होता है? उसमें प्रेशर डेवलप क्यों हुआ? पत्ता में कौन सा ताकत आ गया? कहां से आया? अरे भाई बड़ी साधारण सी बात है, सोचते कहीं ना, दिमाग क्यों नहीं लगाते हो? ट्रांसपिरेशन। कौन सा प्रोसेस? ट्रांसपिरेशन। ट्रांसपिरेशन इज द प्रोसेस। वाष्पोत्सर्जन। 4000 बिलियन क्यूबिक मीटर पानी धरती पर बरसता है, और प्लांट जो है वो करीब करीब 40% पानी को जाने देता है, भाप बना देता है। पता है? समझ? क्लियर है? जो आपका व्यापर से निकलता सूरज की गर्मी से समुद्र का पानी जो भाप बनता है, प्लांट भी तो भाप बनाता है। कौन सा प्रोसेस है? ट्रांसपिरेशन। ट्रांसपिरेशन में होता क्या है? एक गार्ड शेल है, एक छेद है, ऐसे है ना? ये जो दोनों तरह का तलहत्ती है क्या है? गार्ड शेल है, एक छेद है। इसको बढ़ा देंगे, वेपर ऊपर चला गया। पानी कम है भैया, बंद कर लेंगे। बंद कर लेंगे तो वाष्पोत्सर्जन नहीं होगा। जब वाष्पोत्सर्जन नहीं करेगा प्लांट, तो प्लांट बोलता है भैया अब तो पानी ही नहीं है जमीन में, क्या करें? ये बड़ा दिक्कत वाली बात हो गई। तो प्लांट क्या करता है? अपना पत्ता ही छोड़ देता है। क्या गिरता है? प्लांट अपना पत्ता को गिरा देता है। डेसिडियस फॉरेस्ट कहाँ होता है? वाटर टर्जिडिटी, वाटर स्कार्सिटी के कारण प्लांट अपने पत्ते को छोड़ता है। समझ गए? इसीलिए इसका नाम क्या है? डेसिडियस फॉरेस्ट। ज्योग्राफी में तो पढ़ लिया डेसिडियस फॉरेस्ट, बॉटनी में डेसिडियस फॉरेस्ट समझा नहीं क्या? यहीं पर यूपीएससी दिमाग लगा कर रखता है। बात समझ गए? कितना बच्चा वाला बात है, सिंपल सा बात है कि नहीं? कल हम क्या बोले? पटना में ज्यादा बारिश होगी कि छपरा में ज्यादा बारिश होगी? पोल्यूशन के कारण पटना में ज्यादा बारिश होगी। छोटा सा दिमाग लगाना, क्वेश्चन गलत कर देगा वो, क्योंकि जानता है यूपीएससी के क्वेश्चन हम कैसे गलत करवा सकते हैं, क्योंकि बच्चा को ये बात यूट्यूब नहीं बता सकता है। बात समझ गए? ऑलवेज आई एम टेलिंग यू, यूट्यूब लेक्चर इज बेटर देन माई लेक्चर। मैं ही यूट्यूब पे पढ़ाऊंगा, एकदम पढ़ा दूंगा बढ़िया से, लेकिन यूट्यूब पे मैं इस क्वेश्चन को क्यों डिस्कस करूंगा? डिस्कस करूंगा मैं? क्यों करूंगा भाई? क्या मतलब है हमको? हम पढ़ा रहे हैं कुछ और, अपना वो पढ़ाएंगे बढ़िया से। हमारा तो नोट्स बना हुआ है, पावर पॉइंट बना हुआ है, लाइन दर लाइन पढ़ देंगे। यूट्यूब मेंटरशिप कर सकता है क्या? कर सकता है यूट्यूब मेंटरशिप? हमारे इकोनॉमिक्स के टीचर से तो घने हजारे इकोनॉमिक्स के टीचर अच्छे बैठे हुए हैं। क्या बैठे हुए हैं कि नहीं बैठे हुए? हर मेडिकल का आदमी जो बॉटनी पढ़ा रहा है हमारे इस टीचर से बढ़िया बैठा हुआ है। क्या बैठा हुआ है कि नहीं बैठा हुआ? क्लियर है ना? लेकिन वो आपको निगेटिव में ले जाएगा। अभी आप समझ रहे हो ना कि कैसे क्वेश्चन गलत हो रहा है? तो क्या करता है? ट्रांसपिरेशन का लॉ रेट ज्यादा होगा, नीचे से इतने सारे पत्ते हैं, हजारों पत्ते हैं, लाखों पत्ते हैं, वो सब पत्ता मिलकर एक बार बोलता हुआ, बस नीचे से पानी
खींच लिया, पानी तो खींच लिया, जमीन का न्यूट्रिएंट भी खींच लिया, जमीन में जो न्यूट्रिएंट वो भी खींच लिया, सीधे चला गया ऊपर। अब ऊपर से न्यूट्रिएंट को भी तो आना है, उसी रास्ते से ना कहीं जाएगा, उसी में कंडक्शन बना हुआ है, कैपिलरीज बना हुआ है, तो न्यूट्रिएंट भी उसी रास्ते से बाकी जगह पे पहुंचेगा। आर यू गेटिंग माय पॉइंट? पत्ते ने खींचा लेकिन टहनी तक जाना है, ब्रांच तक जाना है, ऐसी जगह जाना है जहां फल लगता है। कटहल का फल कहां लग जाता है? कहां लगता है? पत्ती के पास लगता है क्या? कहां? तना में लगता है। न्यूट्रिएंट गया पत्ता तक, अब पत्ता भेज देता है धीरे धीरे कंडक्शन करके, और कंडक्शन करके वहीं पर हो जाता है। तो वाटर भी जाइलम से जाता है, न्यूट्रिएंट भी जाइलम से जा सकता है। क्लियर है कि नहीं है? और जो कार्बन सिक्वेस्ट्रेशन करके जो ग्लूकोज है वो आपका फ्लोएम से आता है, साथ में मिल सकता है न्यूट्रिएंट। फ्लोएम का रोल न्यूट्रिएंट के टाइम में दोनों का रोल हो जाएगा। अब आपको समझ में आया कि क्वेश्चन कैसे गलत कराएगा आपसे वो? क्लियर है कि नहीं है? दिमाग की बत्ती गुल हो जाती है उस समय बॉटनी के स्टूडेंट का भी, कि साला कहां से पूछ दिया है। समझ रहे हो ना? ये क्लैरिटी चाहिए। क्लियर है? ये क्लैरिटी अगर डेवलप नहीं करोगे तो यूट्यूब में तो हमसे बहुत अच्छे टीचर हम ही पढ़ा देंगे, यूट्यूब में किसी टीचर से अच्छा भी पढ़ा देंगे, वो पढ़ा भी दिए हुए हैं, बहुत सारा चीज पढ़ा दिए हैं। बेस्ट है, ड्रॉ मैप ऑफ इंडिया, ड्रॉ मैप ऑफ वर्ल्ड, 1-1 लाख मेरा व्यू है। आज का नहीं है, 2010 का है, जिस समय हिंदुस्तान में यूट्यूब वाले पैदा भी नहीं हुए थे। अब देखो अभी भी यूट्यूब पे होगा, ड्रॉ मैप ऑफ इंडिया फ्री हैंड मेरा ही होगा। ज्योग्राफी पढ़ा दिए, वाई वेयर व्हेन, हिस्ट्री का कंसेप्ट मेरा होगा, 2010 का, 2.5 लाख व्यू होगा। फर्स्ट बैटल ऑफ पानीपत मेरा ही पढ़ाया हुआ, 2010 का, हिंदुस्तान का सबसे पुराना वीडियो है। लेकिन मैं अभी कोशिश करूं आपका फर्स्ट बैटल ऑफ पानीपत का क्वेश्चन निकालने का, आपके लिए कंसेप्चुअल क्लैरिटी के लिए क्लासरूम जरूरी है। नहीं, यूट्यूब में जितना अच्छा मैं बाबर पढ़ाया हूंगा उतना अच्छा शायद मैं यहाँ नहीं पढ़ाऊंगा, लेकिन जब मैं क्वेश्चन निकालूंगा आपको तो ये क्लास जरूरी होगा, ताकि मैं आपसे वो क्वेश्चन पूछूं जिस क्वेश्चन के कारण आपको लगे करे ये भी क्वेश्चन हो सकता है। वो तो वहां नहीं डिस्कस होगा डिस्कस, वो तो फ्लो में बाबर पढ़ा दिया। चंगेज है, इसके पास तैमूर है, खानदान है, शाहरुख मिर्जा है, समरकंद है, फरगना है, औक्शान का, जब मैं मैप बना के पूरा बता दूंगा कि काबुल से कैसे आता है, इब्राहिम लोदी है, इधर से है, इधर से नुसरत खान है, इधर से राणा सांगा है, कहानी तो बहुत बढ़िया समझा दूंगा। लेकिन क्वेश्चन में वो नहीं पूछूंगा। क्वेश्चन में क्या पूछूंगा? जब बाबर आया तो चैतन्य महाप्रभु थे कि नहीं थे? त्याग राजा थे कि नहीं? लो, हम पढ़ाए हैं क्या वहां पर? हम क्यों पढ़ाएंगे त्याग राजा थे कि नहीं? पढ़ाएंगे? नहीं पढ़ाएंगे। क्लियर है ना? कंसेप्चुअल क्लैरिटी हो रहा है। तो बाबर जब आया तो आपका अरब सागर में क्या कंडीशन बना हुआ था? कौन था? अफगान रूल कहां तक फैला हुआ था? ये क्वेश्चन तो वहां नहीं मिलेगा। मिलेगा? नहीं मिलेगा। इसके लिए क्लास की जरूरत है। क्लियर है ना? क्लास में आपको वो क्वेश्चन निकलेगा जिस क्वेश्चन को आप पूछा जाएगा और आप घबरा जाओगे। पूछा भी है, मैंने पढ़ाया बाबर पे क्लास, लेकिन मैंने उसमें थोड़ी बोला था कि उस समय गुरु नानक थे। क्वेश्चन पूछा वो बाद में, गुरु नानक किसके समकालीन थे, क्वेश्चन पूछ दिया। बात समझ रहे हो ना? क्वेश्चन का अंडरस्टैंडिंग तभी होगा जब हम आपको न्यूज से पढ़ाएंगे, किताब से जोड़ेंगे, और किताब के बाद आपसे क्वेश्चन पूछेंगे। क्वेश्चन में आप गलती करोगे फिर एक्सप्लेनेशन देंगे, उस एक्सप्लेनेशन से आपको एग्जाम हॉल में क्लैरिटी आएगा और आप कॉन्फिडेंट होकर टिक लगाओगे। नहीं तो आप हमेशा लगेगा पढ़ा हुआ तो है, बाबर को जानते तो हैं, लेकिन त्याग राजा याद ही नहीं आ रहा है कि कौन 17वीं शताब्दी था कि 16वीं शताब्दी था।
समझ गए ना। हम बोले जब बाबर आया तो महाराष्ट्र में संत कौन थे, लो मारे गए। समझ गए, किसका प्रभाव इस महाराष्ट्र में था। परेशान हो गए हम, नहीं हो जाएंगे क्या। यहां पर बिहार शरीफ इस जगह पर किसका, कौन सा सूफी परंपरा यहां पर थी। क्वेश्चन डिफिकल्ट हो गया बीपीएससी के लिए। 15-16वीं शताब्दी के पूर्वार्ध में बिहार में कौन सी सूफी परंपरा चल रही थी। डिफिकल्ट क्वेश्चन है कि नहीं है, बात समझ रहे हो ना। ये क्वेश्चन का एनालिसिस यहां होगा, नहीं तो दिक्कत हो जाएगी, क्योंकि आपको फिर एग्जाम में वो क्वेश्चन नहीं मिलेगा जो आपको यूट्यूब पढ़ा देगा। यूट्यूब इज बेटर टीचर किताब पढ़ाने के लिए, किताब पढ़ा देगा, लेकिन क्वेश्चन का एनालिसिस तो यही करना पड़ेगा। नहीं तो आपका वो, आपको मैं बता दे रहा हूं, आपको दिखा रहा हूं कट कॉपी पेस्ट कैसा कितना खतरनाक है। यही खतरनाक दिख रहा है कि नहीं दिख रहा है, लाइन से दिख रहा है। ये क्वेश्चन निकाला है इन्होंने कहीं से, कॉपी किया, देखो यहां पर क्या क्या लिखा हुआ होगा, अभी मैं दिखाता हूं। इतना घटिया निकलता है। हे स्टेटमेंट 1 इज नॉट करेक्ट, जबकि स्टेटमेंट 1 जो है वो करेक्ट है, नियर जीरो वर्ड है। हमने दिखाया उनको कि आप कहां से लिए स्टेटमेंट इज नॉट करेक्ट, इट इज करेक्ट स्टेटमेंट। क्या सही है कि नहीं। देखिए हे स्टेटमेंट 2 and 3 आर करेक्ट, 2 इज नॉट करेक्ट। अब इस तरह का अगर एक्सप्लेनेशन आप जाके घर में पढ़ोगे तो आप तो पूरा का पूरा दिमाग का बंटाधार बना के बैठ जाओगे। एग्जाम हॉल में क्वेश्चन गलत होगा कि नहीं होगा, क्योंकि एक्सप्लेनेशन इज रॉन्ग। समझ गए मेरी बात को। तो क्योंकि स्टेटमेंट बनाने वाला बेचारा 20,000 रुपया महीना बैठा हुआ आदमी है, उसकी उतनी क्लैरिटी नहीं है, वो बेचारा झटझट झटझट कर रहा है कि नहीं। आपको यहाँ पर एप्लीकेशन ऑफ माइंड डेली 10 क्वेश्चन हम करते हैं। आपका किताब पढ़िए, किताब का 50 क्वेश्चन हम निकाल के देंगे आपको। बॉटनी जो आपका बायोलॉजिकल क्लासिफिकेशन है वहां से 25 क्वेश्चन मिलेगा आपको मंडे को, 25 क्वेश्चन मिलेगा आपको इकोनॉमिक्स से, है कि नहीं। और इसको कर लीजिए, और वहां से आपको जो टफ क्वेश्चन होगा उसमें एक्सप्लेनेशन मिल जाएगा, वहां से किताब और क्लियर होगा। ठीक है ना। चलिए हम लोग अभी आते हैं थोड़ा सा, इसके बाद 10 मिनट लगेगा, आपको एक रिव्यू कर देंगे न्यूज एनालिसिस का।